लूडो की गोटी की तरह हम चार मित्र शेष, महेश, दिनेश व सुरेश जीवन की उबड़-खाबड़ रास्ते पर धीमे तेजी से चले जा रहे थे। हम चारों के घर, माता पिता व माहौल अलग हैं, किंतु नियति ने हम सबको दोस्ती के बंधन में न जाने क्यों और कैसे बांध दिया, जिसका हमें पता ही न चला। हमें नियत लूडो की गोटी की तरह घुमा न जाने कैसे कैसे खेल खेलना चाहता है। कौन जाने, गोट को भगाने रोकने के लिए असली पासा अपने हाथ में लिए वही बैठा है, जिसके परिणाम का पता किसी को नहीं है। दिनेश मित्र शेष, मुझे पता चला कि घर के आर्थिक तंगी के कारण तुम इस माह की फीस जमा नहीं कर पाए हो। इससे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शेष डैश, देखो मित्र, मेरे घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि अनचाहे इस प्रकार की परेशानियां मेरे सामने आन खड़ी होती है। मैं तो दुखी व्यक्ति हूँ ही, लेकिन अपने मित्रों को भी अपना दुखड़ा सुनाकर उन्हें दुखी क्यों करूँ, जिसके लिए न तो मेरा मन कहता है और न ही मेरा ज़मीर इसकी गवाही देता है। लयफत दो लय क्रोता तयोन मारक। दिनेश डैश, फिर तो ये तो सरासर गलत है। तुम पीड़ा सा हो और उसे मुझे न बताओ, फिर हमारी दोस्ती कैसी? सच्चा दोस्त तो वही है जो एक बार अपनों से तो बातें छुपा ले, लेकिन अपने खास दोस्त से कुछ न छुपाए और उसके आगे अपनी सभी बातों को यथावत बिना लाग लपेट के रख मन को हल्का कर ले। कैसे सच्चे दोस्त हो तुम, जो मुझे अपनी इस कठिनाई में मुझे शामिल न किया। आज मैं समझ गया कि हमारी तुम्हारी दोस्ती आधी अधूरी व कच्ची है। शेष डैश, ऐसा बोल मुझे व्यथित न करो। अपनी तरफ से तुम्हें सुख के अतिरिक्त कोई दुख नहीं देना चाहता। तुम तो मेरे घर का हाल भली भांति जानते ही हो कि मेरे पिताजी की जलेबी समोसे की दुकान है, जिससे घर के खर्चे का बोझ उठाए नहीं उठता। हमारे घर में विपन्नता समय समय पर अपना रूप दिखाती ही रहती है। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी दोस्ती को बदनाम न करो। दिनेश दोस्त, मेरे पास कुछ रुपए हैं तथा उसमें तुम्हारी फीस के लिए जो कम होगा उसे अपने पिताश्री से लेकर मैं तुम्हारी फीस जमा कर दूंगा। शेष, क्या आपके पिताश्री उसे दे देंगे? दिनेश, अवश्य। मैं अपने पिता को जानता हूँ, वह एक सहृदय व्यक्ति हैं। मेरे दोस्त का नाम सुन वह सहयोग अवश्य करेंगे। दूसरे दिन दिनेश ने शेष की बकाया फीस जमा कर उसकी रसीद शेष को थमा दी। शेष कृतज्ञता भरी निगाह से उसे कुछ पल को निहारता रहा। शेष, कैसे तुम्हारे उपकारों को मैं अदा कर पाऊंगा? दिनेश, इसे खैरात न मानना, जब होगा तो लौटा देना, मैं उसे ले लूंगा। ज्यादा भावुक न बनो, मूर्ख कहीं के। शेष एक बनावटी मुस्कुराहट के अलावा और कुछ न बोल सका। सच में सच्ची दोस्ती स्वर्ण की भांति एक बहुमूल्य संबंध है, जो अपने नाते रिश्ते से कहीं अधिक खुला व प्रगाढ़ होता है। न जाने वे आपस में एक दूसरे को क्या क्या बोल जाते हैं, फिर भी आपस में वे बुरा नहीं मानते, एक दूसरे के प्रति क्षमाशील रहते हैं। चारों दोस्तों का जीवन आपसी मित्रता के खुशनुमा वातावरण में बसंत ऋतु की भांति फलता फूलता रहा। लूडो के खेल में गोटी की तरह जीवन समर में कोई आगे तो कभी कोई पीछे रह जाते। उनके इस आगे पीछे आने जाने के मूल कारण पर सार्थक रूप से कुछ कह पाना बड़ा कठिन था। लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति लूडो के फेंके गए पासे में आने वाले अंक को अपने नियंत्रण में रख उनके सफलता और असफलता की कहानी लिख रहा हो। शेष अपने तीनों दोस्तों में आर्थिक और शैक्षिक रूप में सबसे कमजोर था। इसमें उसका क्या दोष? कोई जन्मजात धनवान के यहाँ पैदा होता है तो कोई गरीब के यहाँ। यह तो ईश्वरीय क्रीड़ा है। व्यक्ति को उसका आर्थिक व सामाजिक परिवेश उसे जबरदस्त प्रभावित करता ही है। अंग्रेजी में कुशलता तो दूर, हिंदी तक भी शुद्ध न लिख पाता, जिसके कारण अपने दोस्तों से अपनी तुलना कर अंदर ही अंदर वह बड़ा क्षोभित होता। इस बात का बड़ा मलाल था उसे। बड़े प्रयास के बाद भी वो अपने दोस्तों के समकक्ष पढ़ाई में ना आ सका। भगवान के समक्ष अपनी दीनता को ले रोता। दुर्बल का सहारा भगवान। उसके तीनों दोस्त इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम व अच्छे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, लेकिन शेष तृतीय श्रेणी में वे भी कंपार्टमेंट के साथ मुश्किल से उत्तीर्ण हो पाया। हाँ, फेल होने से बाल बाल जरूर बच गया था। महेश, सुरेश व दिनेश का विद्यार्थी जीवन सहज भाव से चल रहा था। कभी किसी का अंक ज्यादा आता तो कभी किसी का, लेकिन शेष उन लोगों के कतार में वे कहीं फिट नहीं बैठता।
शेष का हंसोड़ स्वभाव उसके लिए ऑक्सीजन का काम करता और उसके दोस्त उसके अनुपस्थित को खूब मिस करते। अभाव में भी खुश रहना ये सबके वश का नहीं होता, लेकिन शेष ने उसमें अपने को ढाल लिया था और मस्त रहता। एक दिन शेष, दिनेश, महेश, सुरेश पड़ोसी शहर वाराणसी को भ्रमण पर गए हुए थे। उन्होंने वहां अनेक मंदिर आदि देखे। शेष संकट मोचन के मंदिर में अकेला बैठा कुछ सोच रहा था या बजरंग बली को मना रहा था, जिसे वही जाने। शेष के साथी उसे पूजा में ध्यान मग्न देख वे उससे कुछ दूर जा उसके आने के इंतजार में आपस में बातें व गपशप करने लगे। उसके आने के बाद में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में घूमते हुए चले गए। एक से एक सुंदर कलाकृतियों को देख वे मन से प्रसन्न हो उठे। शेष को भी कलाकृतियां अत्यंत भा रही थी। वह खुले मैदान में वे उस विद्यार्थी के पास पहुंचा जो माटी से कोई कलाकृति उकेर रहा था। शेष, भैया ये क्या बना रहे हो? विद्यार्थी, मैं इस माटी पर माँ द्वारा गोद में लिए एक नन्हे बच्चे की मूर्ति बना रहा हूँ। शेष, तो बड़ा रोचक है और सुंदर होगा। विद्यार्थी, जी। शेष, भैया आपका क्या नाम है? विद्यार्थी, मोहित। आप क्या पढ़ते हो? शेष, मैंने मुश्किल से हाई स्कूल इस वर्ष पास किया है। मैं पढ़ने में बड़ा कमजोर हूँ। न मुझे शुद्ध लिखना आता है और न ही मुझे गणित ही आती है। पढ़ाई के क्षेत्र में मैं बड़ा दुखी व्यक्ति हूँ। मोहित, तो तुम मेरे इस पढ़ाई के क्षेत्र में आ जाओ न, जहाँ पढ़ने लिखने का कोई अधिक झंझट ही नहीं है। अधिकांश बस प्रैक्टिकल है, लेकिन हमें भी डिग्री स्नातक व स्नातकोत्तर की ही मिलती है, अन्य विषय की तरह। यही मोहित की बातें शेष के जीवन में एक विशेष परिवर्तन लाने वाली थी। संकट मोचन उसके जीवन का संकट अब दूर करने वाले थे। जीवन में पल भर में क्या परिवर्तन हो जाए कौन जाने। शेष को मोहित की बातें खूब जची और इस विषय में उसने मोहित से काफी लंबी चौड़ी बातें की। शेष ने सोचा कि अपनी वर्तमान पढ़ाई में तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि मैं अपने पढ़ाई की वर्तमान लाइन को बदल इस लाइन में आ जाऊं जिसे ललित कला कहते हैं। यह सोच उसने अपने तीनों दोस्तों से खूब विचार मंथन किया और अंत में ललित कला में प्रवेश लेने की उनकी सहमति भी हो गई। उनके तीनों दोस्त भी अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद उसमें से कोई इंजीनियरिंग करना चाहता था तो कोई सुप्रीम कोर्ट पीएचडी कर प्रोफेसर बनाना चाहता था। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी जिसे वे पूरा करना चाहते थे। कहते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण जस अजस विधि हाथ। शायद ये सारा बदलाव वो अब उस अदृश्य शक्ति की इच्छा से होने वाला था। मनुष्य स्वभावतः तिकड़मी व अभिमानी होता है, सोचता है कि सब वही कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह सच नहीं है। जिस प्रकार सांस लेना व्यक्ति की मजबूरी है, वैसे ही नाना कार्यों में प्रवृत्ति होना भी उसकी मजबूरी है, जिसे लोग हंसकर या रोकर या सहज भाव से करते हैं। नए शैक्षिक सत्र में चारों पक्के यार अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बिखर गए, लेकिन मित्रता का प्रेम भाव पहले की तरह बरकरार रहा। वे दूर अवश्य हो गए थे, किंतु बीच बीच में अपनी अपनी प्रगति के विषय में बातें एक दूसरे से साझा कर लेते। अदृश्य सूत्रधार लड़ों के पासे में आने वाले अंकों की तरह चारों दोस्तों को एक दूसरे के आगे पीछे कर रहा था, जिसका वास्तविक रहस्य समझने में वे असमर्थ थे। धीरे धीरे यूं ही पढ़ाई लिखाई में सबके 4-4 वर्ष गुजर गए। शेष का मन ललित कला में रंग चुका था, क्योंकि उसमें लिखने का कोई विशेष झंझट न था। रही बात आर्थिक समस्या की, तो गरीब होने के कारण उसकी आधी फीस विश्वविद्यालय प्रशासन ने माफ कर दी थी तथा कुछ धनराशि छात्र संघ निधि से उसे उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उसे दिया जाने लगा, जिससे उसकी गाड़ी आगे चल निकली और उसने अपना संपूर्ण ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया और एमएफए में गोल्ड मेडल ले उत्तीर्ण हुआ, जो उसके लिए अभूतपूर्व था। अब उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। इसी दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में सहायक प्रोफेसर का पद विज्ञापित हुआ, जिसमें आवेदन करने पर साक्षात्कार से बाद उसे सहायक प्रोफेसर के पद पर चयनित कर लिया गया। अब शेष के जीवन की हताशा, कुंठा व उदासी छट चुकी थी। बाकी दो दोस्त प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर पद पर नियुक्त हो काम करने लगे। तीसरा मित्र अभी भी पीएचडी करने के कारण अध्ययनरत है। विधाता की लीला कौन जाने, कि लूडो के गोटे की तरह जीवन खेल में कब किसे जिताए या हराए, क्योंकि फेंके हुए पासे के नंबर लाने का एकमात्र अधिकार उसी का है।
शायद इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। किसे फंस से अर्श पर पहुंचा दे और किसे अर्श से फंस पर ला दे, ये तो सिर्फ परमात्मा ही जाने। मनुष्य तो बस उसकी कठपुतली जैसा ही है। ये विडम्बना नहीं तो और क्या है, जो अपने दोस्तों में सबसे निचले पावदान पर बैठा शेष आज सबसे ऊपरी पावदान पर जा बैठा।